कहानी आज उत्तर प्रदेश के एक ऐसे बाहुबली की जो सियासी चोला ओढ़कर खुद बन गया था खतरनाक हथियार, जो दिन दहाड़े कर देता था अपने ही दुश्मनों की बीच सड़क पर हत्या। कानून की शायद ही कोई ऐसी धारा बाकी रही होगी जो इस पर लगी ना हो, और तो और हाईकोर्ट के 10 जजों ने तक इसके केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। तो आज बताते हैं आपको कहानी उसी माफिया की जो जुर्म की दुनिया का गॉडफादर कहलाया। नमस्कार, हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। वो दौर 70 के दशक का था जब गोरखपुर से लेकर गाजीपुर और वाराणसी तक गैंगवार की गूंज हुआ करती थी। तब का इलाहाबाद किताब के पन्नों में भविष्य के सपने सजोए पढ़ाई लिखाई का केंद्र होता था। लेकिन उसी दौर में कई ऐसे माफिया भी हुए जिन्होंने जुर्म की दुनिया से निकलकर राजनीतिक गलियारों में कदम रखा था। वो चुनाव लड़कर विधानसभा से संसद पहुंचा। इतना सब होने के बाद भी वो अपनी माफिया वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाया। ऐसा ही एक बाहुबली नेता का नाम है अतीक अहमद, जो सियासत में तो आ गया था लेकिन उसका माफिया वाला अंदाज कभी नहीं बदला। श्रावस्ती जिले से आकर इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में बसे फिरोज तांगेवाला का बेटा अतीक अहमद हाई स्कूल में फेल हो गया था, और फेल होने के बाद पिता की तरह मेहनत मजदूरी की बजाय मक्कारी और मवाली की बदौलत जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देख रहा था। कहा जाता है कि अतीक और पढ़ाई का 36 का आंकड़ा था, और उस पर वो बचपन से ही गुस्सैल भी था। शायद यही वजह रही थी कि सिर्फ 17 साल की छोटी सी उम्र में 1979 में उस पर पहली बार हत्या का इल्जाम लगा। देखते ही देखते गुनाहों के अतीक को गॉडफादर बना दिया। रंगदारी, वसूली, गुंडागर्दी का धंधा चल निकला, और फिर जो हुआ वो सालों तक बदस्तूर जारी रहा। लेकिन उस दौर में एक ऐसा शख्स भी था जिसे अतीक अहमद की दबंगई अखरने लगी थी, गड़ने लगी थी, चुभने लगी थी। पुराने इलाहाबाद में उस वक्त चांद बाबा के नाम से खौफ हुआ करता था। चांद बाबा और अतीक में कई बार गैंगवार हो चुकी थी। साल 1989 में प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद और चांद बाबा चुनावी मैदान में थे, लेकिन चुनाव के रिजल्ट आने से 2 दिन पहले ही 2 गिरोहों की मुठभेड़ हुई और चांद बाबा की उसमें हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और अतीक अहमद शहर पश्चिम के निर्दलीय विधायक के रूप में चुन लिया गया। चांद बाबा के मर्डर के बाद अतीक अहमद की राजनीतिक जीत का सफर शुरू हो गया था, लेकिन अतीक चकिया या इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। यही कारण था कि वो अपने विरोधियों को खत्म कर देता था, चाहे वो चांद बाबा हो या फिर राजूपाल। साल 2003 में प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। अतीक ने सपा में वापसी की और साल 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से चुनाव लड़ा, जिसके बाद वो पहुंच गया संसद। पर अतीक के सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हो गई थी, जिस पर उसने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को चुनावी मैदान में उतार दिया था। लेकिन वो 4000 वोटों से बीएसपी के राजूपाल से हार गया। राजूपाल वो शख्स था जो कभी बाहुबली अतीक अहमद का दाहिना हाथ हुआ करता था। फिर क्या था, ये हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। नवंबर 2004 यानी विधायक बनने के 1 महीने बाद प्रयागराज में राजूपाल के दफ्तर के पास बमबाजी हुई और फायरिंग भी हुई, लेकिन राजूपाल बच गया। इसके बाद सिर्फ 2 महीने बीते ही थे कि अतीक अहमद के गैंग ने सरेआम बीएसपी विधायक राजूपाल के साथ वो किया जिसे सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। 25 जनवरी 2005 को राजूपाल के काफिले पर हमला हुआ। बीएसपी विधायक राजूपाल को कई गोलियां लगी। राजूपाल के समर्थक उससे टेम्पो में लेकर अस्पताल जाने लगे। अतीक गैंग के शूटर्स को लगा कि राजू अभी भी जिंदा है। अतीक के शूटर्स ने टेम्पो को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। रास्ते भर राजू और उसके साथियों पर गोलियां चलती रहीं। जब विधायक राजू अस्पताल पहुंचे तब तक उन्हें 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टर्स ने बीएसपी विधायक राजूपाल को मृत घोषित कर दिया। राजू की हत्या के बाद 2005 में इलाहाबाद पश्चिम सीट पर उपचुनाव हुए। बीएसपी के राजूपाल की पत्नी पूजा को टिकट दिया गया। समाजवादी पार्टी ने दोबारा अतीक के भाई अशरफ को उतारा। चुनाव हुआ, लेकिन राजू की पत्नी पूजा को जनता का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि अतीक का खौफ इतना हो चुका था जिसकी वजह से उसका भाई अशरफ चुनाव जीत गया। हालांकि यह भी सच है कि राजू की हत्या के बाद अतीक भले ही अपने भाई अशरफ को चुनाव जिता दिया था, लेकिन इस हत्याकांड ने अतीक के राजनीतिक करियर को जैसे
खत्म कर दिया था, क्योंकि 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने एक बार फिर पूजा पाल को अपना उम्मीदवार बनाया और सामने एक बार फिर था समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अतीक अहमद का भाई अशरफ। लेकिन इस बार पूजा अशरफ पर भारी पड़ी। उन्होंने अशरफ को करीब 10,000 वोटों से हरा दिया। साल 2007 में सरकार आई मायावती की, यानी बीएसपी की। बस यहीं से अतीक के बुरे दिन की शुरुआत हो गई। और होती भी क्यों ना, आखिर मायावती ने ना तो 2005 में हुए बसपा विधायक राजू पाल की हत्या को भुलाया था और ना ही अतीक के आतंक को भूल पाई थी। देखा जाए तो मायावती की सियासत का अपना एक अलग ही अंदाज था, क्योंकि जिसे वो टारगेट करती थी उसकी नींव हिला दिया करती थी। इधर सपा के अतीक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उधर मायावती सरकार हाथ धोकर अतीक के पीछे पड़ गई थी। अतीक मोस्ट वांटेड हो गया था। उस पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। जब इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो फिर करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई। अतीक के घर से दफ्तर तक अवैध इमारतें गिराई जाने लगी। मायावती सरकार में तब करीब 2 महीने में इलाहाबाद समेत दूसरी जगहों पर अतीक के खिलाफ 11 केस दर्ज हुए थे। अतीक को फरार घोषित कर पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया। आखिरकार उसने मायावती के डर से दिल्ली में खुद को सरेंडर कर दिया। तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने अतीक को गिरफ्तार कर लिया है। अब आया साल 2012। अतीक अहमद जेल में रहा। सपा से निकाले जाने के बाद अतीक ने एक बार फिर अपना दल का दामन थामा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान अतीक के आतंक की एक दास्तान बड़ी ही दिलचस्प और हैरान करने वाली है। कहते हैं कि अतीक ने तब इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हाईकोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को बेल दी गई। अतीक के पास गढ़ बचाने का आखिरी मौका था। अतीक खुद पूजा पाल के सामने उतरा, लेकिन जीत नहीं पाया। राज्य में सपा की सरकार बनी और अतीक ने फिर से अपनी हनक बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से अतीक पर मुलायम हो गए और उन्होंने पार्टी के विरोध के बावजूद भी 2014 के लोकसभा चुनाव में अतीक को सुल्तानपुर से टिकट दे दिया। हालांकि सीट बदल दी गई थी। अतीक चले गए श्रावस्ती, वहां चुनाव प्रचार किया। एक दिन सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और कहा कि मेरे खिलाफ 188 मामले दर्ज हैं। मैंने अपना आधा जीवन जेल में बिताया है, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। लेकिन अतीक का संबोधन चुनाव में काम नहीं आया। चुनाव लड़े और मिली हार। 2017 में सूबे की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ आई। इसके बाद पुलिस ने कई अपराधियों को उनके खिलाफ ऑपरेशन एनकाउंटर भी चलाया और इसी दौरान एक कॉलेज में अपने गुर्गों के साथ जाकर अतीक अहमद ने मारपीट की। उसकी कारतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरेज में कैद हो गई और उसके बाद अतीक अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद अतीक अहमद को प्रयागराज, बरेली और देवरिया जेल में रखा गया। लेकिन अतीक का आतंक ऐसा था कि प्रदेश के जेल अधिकारी भी उसे अपनी जेल में रखने से डरते थे, घबराते थे। जेल अधिकारियों ने अदालत से अतीक को कहीं और शिफ्ट करने की गुजारिश की। 2019 को चुनाव आयोग ने अतीक अहमद को देवरिया से नैनी जेल भेज दिया था, मगर 3 जून 2019 को देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तभी से वो वहां बंद है। कहा जाता है कि बाहुबल की दुनिया बाहर से देखने में जितनी रोमांचक लगती है, अंदर से उतनी ही खोखली होती है। कुछ समय के लिए भले ही ऐसी चीजें समाज और सियासत को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन राज हमेशा कानून का ही रहता है। तो ये पूरी कहानी थी अतीक अहमद की। ऐसे लोगों की राजनीति में भागीदारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए आप बने रहिए हिंदी खबर डिजिटल के साथ। नमस्कार।